महिंद्रा के हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन से जब गो ऑटो न्यूज़ ने बात करी तो उन्होंने एग्जैक्ट सेल्स फिगर्स तो नहीं बताए, लेकिन उनका कहना ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जो महिंद्रा की सेल्स हैं वो 4 फोल्ड तक इंक्रीज हो चुकी है पिछले कुछ ही सालों के अंदर। पर जब महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था तब ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर्स का कुछ ऐसा कहना था। A few years ago, you couldn't have paid me to review a Mahindra pickup. लेकिन 2007 में महिंद्रा के ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद से लेकर अब तक चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि जिन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट के रडार पर भी नहीं हुआ करती थी महिंद्रा, वो आज ऐसा बोल रहे हैं। Since I drove the Mahindra Scorpio and the Mahindra XUV 700, my mind on Mahindra has completely changed. एक्चुअली अभी तक क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिंद्रा जो अपनी गाड़ियां बेच रहे थे, जैसे कि पिकअप और XUV 500 वगैरह, इन दोनों ही गाड़ियों में भी जो सिर्फ पिकअप था ना, वही अपने सेगमेंट के अंदर कम्पीट कर पा रहा था। बाकी जो XUV 500 थी वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में कम्पीट कर ही नहीं पा रही थी और अपने सेगमेंट के अंदर लगातार नाकामयाब सी ही चल रही थी। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न इसका डेटेड सा इंटीरियर, बाकी क्रीचर कंफर्ट और एक अनरिफाइनमेंट जो इसके इंजन में थी वो हो सकते हैं। लेकिन जब से महिंद्रा की 2.0 कार्स वहाँ पर लॉन्च हुई है, यानी कि स्कॉर्पियो एन, नई XUV 700 वगैरह, तब से चीज़ें वहाँ पर बहुत तेज़ी से बदल चुकी हैं। इन गाड़ियों को काफ़ी डिसेंट सा फीडबैक मिल रहा है वहाँ पर, और वहाँ के ऑटो जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि महिंद्रा को ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अपनी एक रूडामेंट्री इमेज को बदलने का मौका मिलेगा इन गाड़ियों की वजह से। लेकिन इन्हीं ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर्स की मदद से हम इंडियंस को भी हेल्प मिल सकती है महिंद्रा की बड़ी कार्स का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में महिंद्रा की रियल SUVs के लिए भर भर के कंपटीशन अवेलेबल है, अनलाइक इंडियन मार्केट जहां पर सिर्फ छोटी कॉम्पैक्ट और फ्रंट व्हील ड्राइव वाली SUVs ही मिलती हैं, जिसकी वजह से महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी बड़ी रियल SUVs का कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और XUV 700 के लिए भी सिर्फ इंडियन मार्केट में 1-2 ही कंपीटिटर्स अवेलेबल हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिंद्रा की गाड़ियों की परफॉर्मेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारी गाड़ियां एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करती हैं ये हमें पता लग जाएगा। और इसीलिए हमने घंटों बैठकर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट के कई सारे रिव्यूज देखे हैं, इनकी कंपैरिजन वीडियो देखी और इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं। एंड आफ्टर दैट हमने इन कार्स की ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करा है, जिन पर हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से 25% ही लोग अभी तक सब्सक्राइब करते हैं हमें। प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वाइए हमारे, ताकि हम ऐसी वीडियो और ज़्यादा बना सकें। सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो महिंद्रा की गाड़ियों को लेकर एक्चुअली यहाँ पर हमें मिक्स्ड फीलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि अगर XUV 700 की पर्टिकुलर बात करें तो इसके अंदर सारे ही पैसिव और एक्टिव फीचर्स मिल जाते हैं, और अगर हम एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर ADAS का होना इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस को इस गाड़ी से कोई खासी प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन बाकी 2 गाड़ियों के साथ कहानी थोड़ी सी अलग है, और अगर हम बात करें स्पेशली स्कॉर्पियो एन की, तो वहाँ के रिव्यूअर्स का कुछ ऐसा कहना है। Now, usually at this point we'd rattle off a long list of safety features, but not this time because, well, frankly, the Scorpio doesn't really have any. I think the fact that it doesn't come with any active safety is a real letdown, especially in 2023. इन रिव्यूअर्स की बात सुन के ये समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग अपनी कार्स की सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, और मेजरली जिस चीज़ से यहाँ पर रिव्यूअर्स ना खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो है स्कॉर्पियो एन के अंदर लैक ऑफ एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, यानी कि लेन कीप असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग जैसी चीज़ें, वरना बाकी चीज़ें तो मिल ही जाती है इसके अंदर। और सिर्फ स्कॉर्पियो एन ही नहीं, स्कॉर्पियो के पिकअप को लेकर भी सेम शिकायत देखने को मिलती है हमें इनके रिव्यूअर से, क्योंकि इसके अंदर भी ज़्यादा एक्टिव सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन इन बातों के अलावा भी एक और कंसर्न है जो मुझे दिखाई दिया है सेफ्टी के मामले में, और वो ये है कि महिंद्रा की अभी तक कोई भी गाड़ी ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर नहीं गई है टेस्ट होने के लिए, और ऑस्ट्रेलियन एनकैप 90 से एक्टिवली वहाँ पर गाड़ियों को क्रैश टेस्ट कर रहा है। और मैंने अपनी स्टडी के अंदर ये नोटिस करा है कि ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं इनको ग्लोबल एनकैप पे कोई खासा भरोसा है नहीं, क्योंकि जो इसकी टेस्टिंग रिजीम है वो ऑस्ट्रेलियन एनकैप से काफ़ी ज़्यादा अलग है और मेरी ख्याल में इन्फीरियर भी है। खैर, ये तो रही सेफ्टी की बातें। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर, यानी कि परफॉर्मेंस पे। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर्स का ज़्यादातर मानना ये है कि महिंद्रा की ये जो 2.0 वाली गाड़ियाँ हैं ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिफाइन फील होती हैं, और कई रिव्यूअर्स का मानना ये भी है कि ये जो महिंद्रा की XUV 700 है ये इनिशियल स्पीड्स पर और मिड रेंज में काफ़ी ज़्यादा पंची फील होती है, जैसे कि आप खुद भी सुन सकते हैं। It does have a good amount of mid-range torque shove when you're getting on the accelerator in traffic. It actually does run out of a bit of puff when you're getting high up in the rev range. आपने इन जनाब को सुन ही लिया होगा कि इनको गाड़ी का जो मिड रेंज है और जो इनिशियल पंच है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन हाई रेव रेंज के अंदर ये थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है इनके मुकाबले।
अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो XUV 700 को कोई भी तोड़ दिखाई नहीं देता है परफॉर्मेंस में, और इनकी बातें भी सुनकर यही लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। हाँ, इनकी शिकायतें हैं कुछ टॉप एंड परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जो इसके कंपेटिटर्स हैं ये उनसे ज़्यादा अच्छी है परफॉर्मेंस के मामले में, एटलीस्ट ऑन पेपर। क्योंकि XUV 700 के अंदर जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है वो 200 हॉर्स पावर और 380 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं जो निसान की एक्स ट्रेल है उसमें 2.5 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 181 हॉर्स पावर और 244 Nm का ही टॉर्क निकालता है। इसके अलावा वहाँ पर मित्सुबिशी की आउटलैंडर भी मिलती है जो कि ऑन पेपर XUV 700 से पीछे दिखाई देती है, और इसके अंदर सिर्फ 180 हॉर्स पावर और 244 Nm का टॉर्क ही मिलता है। हाँ, होंडा की CR-V जरूर XUV 700 के आसपास पहुंच जाती है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर विद 187 हॉर्स पावर, लेकिन टॉर्क फिर भी इसका XUV के मुकाबले काफी कम है जो कि सिर्फ 240 Nm का ही टॉर्क निकालता है। अब ये तो रही XUV 700 की बात जो कि ऑन पेपर अपने राइवल से बहुत अच्छी दिखाई देती है परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन अगर हम स्कॉर्पियो एन की बात करें तो मामला उल्टा पड़ जाता है। हमने ये देखा है कि जिस प्राइस पॉइंट पर स्कॉर्पियो एन इंडिया के अंदर मिलती है उस पर यहाँ पर कोई भी प्रॉपर SUV नहीं मिलती है, और यही जो प्राइस पॉइंट और अफोर्डेबिलिटी वाली बात है ना, यही कहीं ना कहीं शायद से इस गाड़ी के इंजन साइज को कैप कर देती है। अब देखा जाए तो महिंद्रा का 2 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन किसी भी हद तक स्लो नहीं बोला जा सकता है, पर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के बड़े इंजन से ये थोड़े से फीके दिखाई देते हैं, खासकर टॉर्क के मामले में। और सेम बात ऑस्ट्रेलिया में भी हमें दिखाई देने को मिलती है। स्कॉर्पियो से ज़्यादातर गाड़ियां कंपीट कर रही हैं उनके अंदर बड़े इंजन आते हैं क्योंकि वो गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है इससे। और पावर के मामले में तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टॉर्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है उनका। जैसे कि जो वहाँ पर MU-X आती है उसमें 3 लीटर का इंजन मिलता है और वो 450 Nm का टॉर्क निकालती है। जो LDV 90 मिलती है जिसे इंडिया के अंदर MG ग्लॉस्टर बोला जाता है, वो भी ज़्यादा टॉर्क निकाल के देती है इससे। पजेरो 430 Nm का टॉर्क निकालती है, फॉर्च्यूनर 400 का, और फोर्ड की एवरेस्ट 500 Nm का टॉर्क निकालती है। वहीं इन बड़ी गाड़ियों का आगे 370 Nm का टॉर्क जो कि स्कॉर्पियो एन में निकलता है वो काफ़ी कम फील होता है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन लोगों को टो भी करनी होती है काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत दूर दूर तक चलानी होती है अपनी गाड़ियाँ, तो यहाँ पर पावर और टॉर्क डेफिनेटली एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन पावर के मामले में बड़ी SUV से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, और जो भी पिछड़ापन है वो इसके प्राइस से जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि देखने में ये मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये तीनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। जैसे कि देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन जो है उसके सिर्फ वहाँ पर 2 ही वेरिएंट्स मिलते हैं, यानी कि टॉप एंड वाले, और ये दोनों ही मॉडल्स फीचर लोडेड हैं, और जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस वहाँ पर सिर्फ 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। लेकिन जो वहाँ पर कंपेटिटर्स हैं वो सभी के सभी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन से बहुत ज्यादा महंगे हैं। जैसे कि जो पजेरो स्पोर्ट्स मिलती है वहाँ पर वो 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पड़ती है, फॉर्च्यूनर 52,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, MU-X 55,000 की है, और फोर्ड एवरेस्ट तो 58,000 की है। अब ये तो रही स्कॉर्पियो एन की बात, लेकिन अगर XUV 700 को देखें तो वो और भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वहाँ पर वो सिर्फ $36,000 ही है, और वहीं इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो $42,000 से स्टार्ट होते हैं। जबकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये गाड़ी तो बाकियों से ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस की ही बात नहीं है, अगर इंटीरियर क्वालिटी भी देखें तो अपने कम प्राइस पॉइंट के बावजूद भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटीरियर्स दे देती है अपने कंपटीशन के मुकाबले। कई गाड़ियों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटीरियर क्वालिटी के साथ आ रही है और कईयों को काफ़ी तगड़ा मुकाबला दे रही है। और ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर्स भी इन गाड़ियों की क्वालिटी से काफ़ी हद तक खुश ही दिखाई देते हैं, और उनका मानना यह है कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ियाँ मिल रही हैं ये कई मामलों में उस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, और ये बात आप खुद भी सुन सकते हैं। Well, things are surprising in here because from cheap automakers, generally you get what feels like a cheap driving experience. But I've got to say, there's some surprising attributes to this car that I really didn't expect. I'm kind of surprised by that, especially since it's so cheap. Literally half the price of, like, obviously a top of the range, but still a Ranger, you know, like. अब महिंद्रा की गाड़ियाँ अफोर्डेबल ज़रूर हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ ये गाड़ियाँ आपको अच्छी खासी रिलायबिलिटी भी दे देती हैं। फॉर नाउ स्कॉर्पियो एन और XUV 700 के बारे में ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अभी भी ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है मार्केट के अंदर। लेकिन जो महिंद्रा का पिकअप है उसकी रिलायबिलिटी को ऑस्ट्रेलियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया जाता है। यस, महिंद्रा का पिकअप वहाँ पर मिलने वाले बाकी पिकअप से काफ़ी ज़्यादा स्लो फील होता है अपनी छोटी डीजल इंजन की वजह से, पर इसकी रिलायबिलिटी को लेकर इनका मानना ये है, It is so slow, but it is mega reliable. These things sell like hotcakes in remote Australia. This is the same pretty much as a 70 series Land Cruiser that is double the price and has like a 4-year wait. लिटरली ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर्स स्कॉर्पियो के पिकअप की रिलायबिलिटी को 70 सीरीज से कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो 70 सीरीज के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो 70 सीरीज के पिकअप हैं इनकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी मानी जाती है कि UN से लेकर आतंकवादी द्वारा इनको खरीदा जाता है अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करने के लिए।
और इसके ऊपर तो मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो भी बना रखी है जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। महिंद्रा की रिलायबिलिटी को 70 सीरीज से कंपेयर करना एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, वो भी इतनी मैच्योर मार्केट में। क्योंकि मेरा मानना यह है कि फीचर रिच गाड़ियाँ बनाना तो फिर भी आसान है, क्योंकि आप अलग अलग वेंडर से इक्विपमेंट लेकर अपनी गाड़ियों में लगा सकते हो और आपकी गाड़ी फीचर रिच बन जाती है। लेकिन एक रिलायबल गाड़ी बनाने के लिए आपकी जो कोर इंजीनियरिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, और ये महिंद्रा की इमेज को लेकर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है बाहर के देशों के अंदर। अब इतनी बातें होने के बाद आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। सो बॉस, इतना जानने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि ऑस्ट्रेलियन कार मार्केट के अंदर महिंद्रा अपने लिए जगह जरूर बना लेगा और बनाने लगा है ऑलरेडी, क्योंकि जो महिंद्रा के इन हाउस इंजिन्स हैं उनसे ऑजी मीडिया काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई देती है मुझे, क्योंकि ये इंजन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और रिफाइन है, और खासकर रिलायबिलिटी की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए। इंटीरियर वगैरह के ऊपर भी महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा काम करा है, और जिस प्राइस पॉइंट पर ये वहाँ पर मिल रहे हैं उस हिसाब से देखें तो वहाँ की मीडिया कोई खास बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल रही है महिंद्रा के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर महिंद्रा को काम करने की ज़रूरत है, और इनमें भी सबसे ऊपर आती है सेफ्टी, खासकर स्कॉर्पियो एन और पिकअप की। क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं वो सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, और इसमें भी खासकर जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स है जैसे कि एडास वगैरह को लेकर, क्योंकि ऐसे फीचर्स वहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के अंदर मिलने लगे हैं। और मेरा मानना यह है कि महिंद्रा को जल्द ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में विचार ज़रूर छोड़िए हमारी इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।